नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक देश की पिछली सरकारों में सरकारी खजाने के लूटने या करोड़ों लाखों के घोटाले की ही खबर आती रहती थी। पिछली सरकारों ने देश की आम जनता का पैसा खा खा कर अपने बैंक अकाउंट्स भरे, अपनी जेबें भरी, जिसकी वजह से देश के अंदर विकास क्या होता है यह तो किसी को पता था ही नहीं, बल्कि उसके साथ ही देश का सरकारी कोष भी खाली होने की कगार पर थी। लेकिन उसके बाद देश के अंदर राष्ट्रवादियों की सरकार आई, जिन्होंने न सिर्फ देश के अंदर चल रहे घोटालों को रोका, बल्कि उनके साथ ही भारत का वो पैसा जो काले धन के रूप में बाहर के बैंकों में पड़ा हुआ था, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अभियान चलाया। लेकिन जहां पर एक तरफ मोदी जी विदेशों से काला धन ला रहे थे, लेकिन इसी के साथ देश के अंदर भी हमारे शत्रुओं की ऐसी संपत्तियां थीं जिन्हें बेचकर भारत का सरकारी खजाना भरा जा सकता था। लेकिन पहले की सरकारें तो इन संपत्तियों की रखरखाव पर पैसा खर्च करती थी, लेकिन अब आजादी के बाद मोदी सरकार पहली बार ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है जिससे सरकारी खजाने में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि आने वाली है। इसके लिए मोदी सरकार ने सबसे पहले 49 साल पुराने उस कानून में बदलाव किया, जिसकी वजह से ये बड़े काम करने में रुकावट आ रही थी। अब आखिर क्या है यह पूरा मामला, को जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मोदी सरकार देश भर में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की शत्रु संपत्ति की नीलामी करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि पूरे भारत में कुल 9,400 शत्रुओं की 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक कीमत की संपत्तियां हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार मंत्रालय ने ऐसी सभी संपत्तियों की पहचान कर ली है। साथ ही इसमें कई संपत्तियों को तो कुर्क भी किया जा चुका है, लेकिन अभी इसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हो चुके हैं, जिनकी अभी जांच चल रही है, जिसके बाद इन संपत्तियों की भी नीलामी की जाएगी। पहले हम आपको समझाते हैं कि शत्रु संपत्ति होती क्या है। दरअसल दोस्तों, जब देश का विभाजन हुआ तो हजारों लोग कुछ पाकिस्तान में बस गए तो कुछ चीन में बस गए, लेकिन देश में अब तक इनकी संपत्ति बिना वजह मौजूद है और जगह घेर रही है। इसी संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहते हैं। पिछली कांग्रेस सरकार ऐसे मुद्दे पर आंखें बंद कर बैठी रहती थी, लेकिन मोदी सरकार ने फटाफट 49 साल पुराने शत्रु संपत्ति अधिनियम में संशोधन किया और अब कार्रवाई होने जा रही है। दरअसल दो देशों में लड़ाई छिड़ने पर दुश्मन देश के नागरिकों की जायदाद सरकार अपने कब्जे में कर लेती है, ताकि दुश्मन लड़ाई के दौरान उसका फायदा न उठा सके। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने जर्मनी के नागरिकों की जायदाद को इसी आधार पर अपने नियंत्रण में ले लिया था। भारत ने 1962 में चीन, 1965 और 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ने पर भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत इन देशों के नागरिकों की जायदाद पर कब्जा कर लिया था। इसके तहत जमीन, मकान, सोना, गहने, कंपनियों के शेयर और दुश्मन देश के नागरिकों की किसी भी दूसरी संपत्ति को अधिकार में लिया जा सकता है। नए कानून के मुताबिक विभाजन के दौरान या उसके बाद पाकिस्तान और चीन जाकर बसने वाले लोगों की संपत्तियों पर उनके वारिस का अधिकार नहीं रहता, लिहाजा यह संपत्ति सरकार के कब्जे में आ जाएगी। यहाँ पर आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि पाकिस्तान में भी इस तरह की संपत्तियाँ थी जो भारतीयों की थी। उन्हें पाकिस्तान बहुत साल पहले ही बेचकर खा चुका है, लेकिन हमारे देश में लाचार सरकार और कानून व्यवस्था के कारण शत्रु संपत्ति पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जैसे कि दक्षिण मुंबई में मालाबार हिल स्थित जिन्ना हाउस को देश के विभाजन के षड्यंत्र का प्रतीक बताते हुए बीजेपी विधायक लोढ़ा ने सरकार से इसका कब्जा लेकर वहां पर कला व संस्कृति केंद्र शुरू करने की मांग की थी। इससे पहले पाकिस्तान ने मुंबई स्थित जिन्ना हाउस को अपनी संपत्ति बताया था और भारत से कहा था कि भारत सरकार उसकी इज्जत करे और हमें सौंप दे। यहाँ पर आप एक बात पर गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान, जिसने भारत की कुल संपत्ति तो बेच दी, जिसमें भगत सिंह, राज कपूर जैसे महान शख्स की तो संपत्ति उसने बेच ही दी, लेकिन जिन्ना की संपत्ति को भारत से मांग रहा है। लेकिन मोदी ने भी एक बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि भारत के अंदर मौजूद किसी भी शत्रु संपत्ति की एक कौड़ी तक पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। आपको बता दें, जिन्ना हाउस में ही भारत विभाजन की नींव रखी गई थी। पिछली सरकारों ने जिन्ना हाउस की रखवाली के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन अब वो भारत सरकार की संपत्ति है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि पाकिस्तान जाकर बसने वाले लोगों की भारत में कुल 9,280 संपत्ति है, जिसमें से उत्तर प्रदेश का हिस्सा सबसे अधिक है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही कुल 4,991 शत्रु की संपत्ति है। पश्चिम बंगाल में ऐसी 2,735 और राजधानी दिल्ली में ऐसी 487 संपत्तियां हैं। इनमें से कुल 126 संपत्तियां ऐसी हैं जिन्होंने चीन की नागरिकता ले ली थी। चीन के नागरिकों से जुड़ी सबसे अधिक शत्रु संपत्तियां मेघालय में हैं। मेघालय में 57 शत्रु संपत्तियां हैं, जबकि 29 पश्चिम बंगाल में हैं। असम में ऐसी 7 संपत्ति हैं और अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मोदी सरकार ने देश भर में मौजूद हजारों शत्रु संपत्ति से निपटने के लिए और उनसे धन जुटाने के लिए मोदी सरकार ने 3 हाई लेवल कमेटी बनाई है। ये कमेटी देश में मौजूद करीब 9,400 शत्रु संपत्तियों का
निपटारा करेंगी। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत इस फैसले को लिया गया है। जिन कमेटियों को बनाया गया है उनकी अगुवाई गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इन संपत्तियों में से अधिकतर संपत्तियां उनके द्वारा छोड़ी गई हैं जिन्होंने पाकिस्तान या चीन की नागरिकता ले ली थी। इस संबंध में एक मंत्रालय टीम का गठन किया गया है जिसकी अगुवाई गृह सचिव सार्वजनिक संपत्ति विभाग के अधिकारी करेंगे। इनके अलावा इकोनॉमिक अफेयर्स से जुड़े कुछ अधिकारी भी शामिल रहेंगे। केंद्र के द्वारा जिन 3 कमेटियों को बनाया गया है उसमें अमित शाह, निर्मला सीतारमण और नितिन गडकरी भी शामिल होंगे। भले ही भारत सरकार ने इस कमेटी का गठन पिछले साल किया, लेकिन इस कमेटी के गठन से पहले ही भारत ने इस देश के बड़े बड़े शत्रुओं की जमीनें अपने कब्जे में ले ली थी और इसी के अंदर अंडरवर्ल्ड का सरगना दाऊद इब्राहिम की संपत्ति शामिल है। जहां पर एक तरफ पिछली सरकारें दाऊद के खिलाफ बोलने से भी बचा करती थी, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के राज में दाऊद की भी बोलती बंद है। भारत सरकार ने दाऊद की पूरी संपत्ति को नीलाम कर दिया है। भारत सरकार ने दाऊद की मुंबई की संपत्तियों की नीलामी पहले ही कर दी है, वहीं उसकी बाकी संपत्ति को पिछले साल नीलाम किया गया। दिल्ली के 2 वकीलों को दाऊद की 6 संपत्ति मिली है। 2018 में अगस्त महीने में दाऊद की संपत्तियों में से होटल, रेजिडेंशियल फ्लैट और कमर्शियल प्रॉपर्टी को नीलाम किया गया था। डोंगरी के मुसाफिर खाना इलाके में अमीना बिल्डिंग, जो कि दाऊद की एक संपत्ति थी, 3 करोड़ 51 लाख में नीलाम की गई थी। इससे पहले दाऊद की 3 संपत्तियों को सैफी बुरहानी अपलिफ्टिंग ट्रस्ट 11.5 करोड़ में ले चुका था। सिर्फ यही नहीं, जहां पर एक तरफ दाऊद की संपत्ति को नीलाम करके भारत सरकार ने अपनी शक्ति दिखा दी, दरअसल इससे पहले भी कई बार दाऊद की संपत्तियों को नीलाम करने की कोशिश की जा चुकी है। लेकिन तब क्या था कि दाऊद फोन करवाकर खरीदारों को धमकी देकर भगा देता था। लेकिन मोदी के सत्ता में आने के बाद से खुद दाऊद भी शांत बैठा पड़ा है। वहीं शत्रु संपत्ति को खत्म करने के लिए भारत सरकार का डंडा सिर्फ दाऊद या उन लोगों पर नहीं चल रहा जो देश छोड़कर जा चुके हैं, बल्कि पिछले 2-3 सालों से कुछ चीनी जासूस भी पकड़े गए हैं जो भारत के अंदर व्यापार करने के बहाने भारत की जानकारी चीन को पहुंचा रहे थे। ऐसे में भारत सरकार इन चीनी जासूसों की संपत्ति को भी अपने कब्जे में लेकर इनकी और संपत्ति की तलाश कर रही है। साथ ही इनके और भी साथियों की तलाश जारी है। इसी महीने एक चीनी जासूस पश्चिम बंगाल से अवैध रूप से पकड़ा गया, जिसके बाद खुलासा हुआ कि हान के गोरखधंधे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने गुरुग्राम के पॉश DLF इलाके में स्टार स्प्रिंग के नाम से होटल खोल रखा था। यह होटल सभी सुविधाओं से संपन्न है, जिसमें रेस्टोरेंट से लेकर स्पा सेंटर तक मौजूद हैं। रिहायशी इलाके में बने इस होटल में 80 कमरे हैं। करीब 5-6 सालों से गुरुग्राम में रह रहे हान पहले DLF फेज 3 में एक 30 कमरों का PG चलाता था, जिसकी संपत्ति की जांच चल रही है। ठीक इसी प्रकार का एक और जासूस और हवाला कारोबारी चार्ली पेंग, जो 1000 करोड़ के हवाला घोटाले में दोषी है, उसकी भी जांच की जा रही है। कहने का मतलब यह है कि अब भारत वो भारत नहीं रहा जो पहले की सरकारों की तरह देश के दुश्मनों की संपत्ति को का रख रखाव करे और यह लोग भारत की ही पीठ में छुरा भोंके। अब चाहे दाऊद हो या कोई बड़ी हस्ती, उसने अगर भारत के खिलाफ आवाज उठाई तो मिनटों में उसकी सारी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाएगा और उसका पैसा सरकार अपने विकास कार्यों में लगाएगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।